एशिया के शीशे जैसे साफ समुद्री पानी में कोरल, रीफ फिश और समुद्री जीव जंतुओं की इतनी स्पीशीज रहती है जितनी शायद ही दुनिया में और कहीं होंगी। इस इलाके के समुद्री जीव जिंदा रहने के लिए रीफ और एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। अब नए जमाने के साइंटिफिक रिसर्च की बदौलत हम इस दुनिया को करीब से देख और समझ पा रहे हैं जो पहले हमसे छुपी थी। अब हम देख सकते हैं कि ये जीव जंतु खुले समुद्र में गुजर बसर कैसे करते हैं और इस तरह समंदर के सबसे शानदार रहस्यों को समझ सकते हैं। ओशन वाइल्ड, जापान। सर्दियों के दौरान इस द्वीप के आसपास के समंदर में विशाल हम्पबैक व्हेल्स भारी तादाद में बच्चे पैदा करने के लिए आती हैं। ये व्हेल्स करीब 15 मीटर लंबी और 40 टन की होती हैं और हर साल 20,000 किलोमीटर का सफर तय करके आती हैं, जो कि दुनिया में किसी भी मैमल के लिए सबसे लंबा प्रवास है। मेल हम्पबैक्स तरह तरह की आवाजें निकालते हैं जिन्हें व्हेल सॉन्ग कहते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस तरह वो नर न सिर्फ अपने लिए साथी ढूंढते हैं बल्कि इसके जरिए वो साथी ढूंढने में एक दूसरे की मदद भी करते हैं। हम्पबैक व्हेल्स के पास पैगाम भेजने के और भी तरीके होते हैं। जब उन्हें तूफानी समंदर के पार या फिर काफी लंबी दूरी पर कोई पैगाम भेजना होता है तब वो अपने फिन्स और पूंछ से पानी की सतह पर जोरदार वार करते हैं। ये व्हेल्स मिलन के लिए ये तकनीक इस्तेमाल करते हैं और उसके अलावा शिकार करते वक्त झुंड को संदेश भेजने या सफर करते वक्त सबको साथ रखने के लिए करते हैं। जो व्हेल्स बहुत ज्यादा दूर होती हैं, उन तक पैगाम पहुंचाने के लिए वो पानी से बाहर आकर सतह पर और जोर से वार करते हैं। जब हम्पबैक्स कहीं भारी तादाद में जमा होती हैं, खासकर जब वो बच्चों के साथ होती हैं, तब ओका उन पे हमला कर सकती हैं। व्हेल माएं तकरीबन 1 साल तक अपने बच्चों का ख्याल रखती हैं और जहां वो पैदा होते हैं वहां हमेशा माँ के पास ही रहते हैं। हम्पबैक माँ और बच्चा एकदम धीमी आवाज निकालकर एक दूसरे से बात करते हैं ताकि ऑर्का जैसी शिकारी मछलियां उनकी आवाज सुन न सके। अक्सर एक वयस्क नर हर वक्त माँ और बच्चे के साथ रहता है और सफर करता है। वो उनकी हिफाजत करता है और मादा से मिलन करने की कोशिश भी कर सकता है। सर्दियों के दौरान हाहाजिमा में रह के बच्चे पैदा करने और पालने में वक्त बिताने के बाद इन व्हेल्स को फिर से बहुत लंबा सफर करके वापस उन ठंडे इलाकों में जाना होता है जहां ये साल भर रहती हैं। जब वो वक्त आएगा तब हर माँ और उसका बच्चा खाने से भरे इलाकों की ओर लौट जाएंगे और इस सफर के दौरान बच्चे हर साल होने वाले इस प्रवास के मार्ग को पहचान लेते हैं। ओगासावारा आइलैंड्स में न सिर्फ हम्पबैक व्हेल्स हर साल लंबा सफर करके आती हैं, बल्कि ये जगह कई दूसरे जीवों और वनस्पतियों का भी घर है। ये समुद्री परिवेश जैव विविधता से भरपूर तो है, पर इसका अस्तित्व कई बुनियादी प्रजातियों पर टिका है। इन द्वीपों के पास हर साल ये व्हेल्स इसलिए आकर रह पाती हैं क्योंकि यहाँ पर भारी तादाद में सैंडलांस नाम की छोटी ईल्स जैसी मछलियां रहती हैं। सैंडलांस हम्पबैक व्हेल्स का सबसे पसंदीदा खाना है और साथ ही शार्क्स, सील्स और सी बर्ड्स का भी। वो आहार श्रृंखला में नीचे रहकर उसकी नींव की तरह काम करती हैं। ये छोटी मछलियां प्लैंकटन खाकर फैट बनाती हैं। हम्पबैक व्हेल्स की तादाद कम ना हो, उसके लिए आहार श्रृंखला का ये बेहद छोटा लेकिन बुनियादी हिस्सा बहुत जरूरी है।
फिश एक और ऐसी ही अहम प्रजाति है जो समुद्र तल के पास रहती है। हर गोटफिश उनके शरीर पर मौजूद दो पतले बालों जैसे प्रीहेंसिल बाबल्स की मदद से समुद्र तल की मिट्टी में से खाना ढूंढने का काम करती हैं। एक बार वो कहीं खाना शुरू करें तो पूरे इलाके की गहराई से छानबीन करती हैं। जब वो नीचे पड़ी मिट्टी को हिलाती हैं, तो ऐसा करने से समुद्र तल से जैविक पदार्थ निकलता है जो ऊपर पानी में तैरने लगता है। गोटफिश ओगासावारा आइलैंड्स के इकोसिस्टम को सलामत रखती है। ये मछलियां उत्तर की तरफ जाकर रहने लगी हैं। ट्रॉपिकल मछलियों का उत्तर के इलाकों में जाना और सर्दियों के दौरान भी वहीं पर टिके रहना अपने आप में बुरी खबर है। बदलते मौसम की वजह से मछलियां गर्म इलाकों से बहुत बड़ी तादाद में ठंडे इलाकों में जाने लगी हैं। अब तक ऐसा नहीं देखा गया था। इस बदलाव से टेम्परेट इकोसिस्टम्स पर भी असर होने लगा है। ट्रॉपिकल इलाकों में पौधे खाने वाली मछलियां रीफ्स में सीवीड्स उगने से रोकती हैं, लेकिन जब वो ठंडे इलाके में पहुंच जाते हैं तो वहां के समुद्री जीवों के लिए खतरा बन जाती हैं। ट्रॉपिकल मछलियों ने जापान के केल्प फॉरेस्ट तबाह कर दिए हैं। 40% केल्प और एल्गे इसलिए गायब हो गए हैं क्योंकि ट्रॉपिकल मछलियां अब उनके ही इलाकों में आकर रहने लगी हैं। जापान के दक्षिण में ट्रॉपिकल मौसम में पानी का तापमान उत्तर के बर्फीले पानी के मुकाबले काफी गर्म रहता है। दोनों जगहों के पास समंदर का तापमान काफी अलग है। फिर भी हैरानी की बात है कि टोक्यो से 100 किलोमीटर साउथ वेस्ट की तरफ ईत्सु पेनिनसुला के ठंडे पानी में भी तरह तरह की ट्रॉपिकल मछलियां पाई जाती हैं। ऐसा कोरोसियो करंट की वजह से होता है, जिसकी शुरुआत फिलीपींस के पास के गर्म पानी में होती है, जिसके सहारे कई मछलियां और उनके अंडे जापान के गर्म मौसम वाले पोषक तत्वों से भरे पैसिफिक कोस्ट के पास सफर करती हैं। 2.5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से बहने वाला ये कोरोसियो करंट कुछ समुद्री जीव जंतुओं को उत्तर की तरफ इतने आगे ले जाता है जितना वो अपने दम पर कभी नहीं जा पाते। विशाल शार्क से लेकर छोटे कोरल्स तक सब इस तेज सवारी का फायदा उठाकर लंबा सफर करते हैं। ओवल स्पॉट बटरफ्लाई फिश अपने आप ज्यादा दूर तक नहीं जा पाते। इस बटरफ्लाई फिश को ये कोरोसियो करंट दक्षिण के पास के इलाके से यहाँ सैकड़ों किलोमीटर दूर लेकर आ गया है। ईत्सु में दुनिया के सबसे उत्तरी इलाके में मौजूद कोरल्स हैं, इसीलिए यहाँ बटरफ्लाई फिश को रहने और छुपने की बहुत जगह मिलती है। जापानीज एंजल फिश, जो ओगासावारा द्वीपों के पास ही रहती है, वो भी गर्म मौसम के दौरान ईत्सु पेनिनसुला के पास मिलती है। अनोखे तरीके से बच्चे पैदा करने वाली ये मछलियाँ लिंग बदलने में सक्षम होती हैं। छोटे आकार की होने पर ये मादा बनकर प्रजनन करती हैं और आकार बढ़ने पर नर के रूप में प्रजनन करती हैं। उनके लार्वी भी कोरोसियो करंट में सफर करके प्रशांत महासागर के पास चले जाते हैं और 6000 किलोमीटर पूर्व की तरफ हवाई में बड़े होते हैं। गर्मियों के दौरान ईत्सु में बहुत ट्रॉपिकल मछलियां दिखती हैं। गर्म मौसम में यहाँ आने वाली ये मेहमान अपने खुद के इलाके में वापस नहीं जा पाती और इसीलिए बाद में यही की ठंड में दम तोड़ देती हैं। लेकिन हालात बदल रहे हैं, जिसका सबूत है ये गोटफिश। समंदर का तापमान बढ़ने के साथ वैज्ञानिकों को ईत्सु पेनिनसुला के आसपास नए कोरल्स बनते दिख रहे हैं और गर्मियों में यहाँ आने वाली मछलियाँ सर्दियों में भी जिंदा रहती दिख रही हैं। थ्रेडफिन बटरफ्लाई फिश दक्षिण में ओकिनावा के पास तक पाई जाती हैं, लेकिन वो काफी ठंडी जगहों पे भी रह सकती हैं। उनके पतले बालों जैसे दांतों की मदद से वो छोटे जीव जंतुओं को भी पकड़ लेती हैं, जिन्हें और कोई मछली नहीं पकड़ पाती। बटरफ्लाई फिश सर्दियों के दौरान मारी जाती हैं, लेकिन समंदर का तापमान बढ़ने की वजह से अब वो हमेशा के लिए यहीं पर रहना शुरू कर सकती हैं। हो सकता है कि आने वाले भविष्य में उष्णकटिबंधीय मछलियां खाने और रहने की जगह के लिए यहाँ की मछलियों से मुकाबला करने लगेंगी। फिलहाल गर्मियों के दौरान